नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में इस साल अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य जोड़े गए। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर वर्ष 2022 की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की विश्वविद्यालयी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। और महिला क्रिकेट में अंतिम 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 54 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि नमूनों को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई हैं। भारत में इस दौरान लगभग 1200 मामले दर्ज किए गए। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ उनके मंत्रालय की उपलब्धियों और प्रमुख कार्यक्रमों पर विशेष भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि किस प्रकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार G20 की भारत की अध्यक्षता में दुनिया देश की डिजिटल शक्ति, विविधतापूर्ण संस्कृति और अनेकता में एकता से साक्षात्कार कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा खातों के प्रमुख लाभों का उल्लेख किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा अकाउंट में हमने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो, हमारी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, उसका सारा डॉक्यूमेंट अभी हमें फाइल में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ आभा अकाउंट से लॉगिन करने के बाद पासवर्ड आएगा पेशेंट के मोबाइल पर, तो ये पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे तो डॉक्टर साहब उसका सारा रिपोर्ट देख पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में 220 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर दुनिया को चकित कर दिया। आज 220 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जिसका 12 एबो पॉपुलेशन को 98% वैक्सीनेशन हो चुका और उसके पीछे एक विजन वाली लीडरशिप है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कोविड के सामने लड़ाई लड़ी और जो गोल अचीव किया, दुनिया को आश्चर्य लग रहा है। डॉक्टर मांडविया के साथ ये भेंटवार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा का आज उत्तर देंगे। इस विषय पर कल हुई संक्षिप्त चर्चा में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने देश के युवाओं के इस समस्या से पीड़ित होने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे पंजाब में नशे की लत पर राजनीति कर रहे हैं और युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसे भारत सहित दुनिया भर में मनाया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कल इस संबंध में मोटे अनाज से बने भोज का आयोजन किया।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य मंत्री तथा राज्यसभा और लोकसभा सांसद इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भोज में विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र बड़ी संख्या में विदेशी उपग्रह छोड़े जाने के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। संसद टीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया है। अंतरिक्ष विभाग जो गोपनीयता के पर्दे में काम करता था उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। आज ये है कि हमारे पास 110 से अधिक प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आज हम इस स्थिति में कि हम विदेशी सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण से 220 मिलियन यूरो की आय हुई, जबकि पिछले 8 वर्ष में 187 मिलियन यूरो अर्जित किए गए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में इस वर्ष अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य बने हैं। इस साल सदस्यों की संख्या में 21,026 की बढ़ोतरी हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जोड़े गए 12,94,000 सदस्यों में 7,28,000 नए सदस्य हैं, जिन्हें संगठन ने पहली बार शामिल किया है। इनमें 18 से 21 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा 2,19,000 सदस्य हैं, जबकि 18 से 25 आयु वर्ग में 57.25% सदस्य शामिल किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि पहली बार नौकरी चाहने वाले युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद संगठित क्षेत्र में जा रहे हैं और नई नौकरियां बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में अगले वर्ष होने वाली G20 शिखर बैठक की तैयारियों को लेकर कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल ने G20 बैठक से पहले व्यापक तैयारियों का आह्वान करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों को साझा करने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कल शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिन तक घना कोहरा रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने की आशंका है। विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने का अलर्ट जारी किया है और इन राज्यों में कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ब्यौरा मौसम विभाग के प्रवक्ता आरके जनामणि से। जो वेदर है दिल्ली में तो बहुत इम्प्रूव है। एयरपोर्ट में ऑपरेशन नॉर्मल है। बाकी जो इलाका है जैसे पठानकोट, पंजाब, हरियाणा लेकर के उत्तर प्रदेश, वहाँ तो डेंस फॉग है और फॉग का ओनली थोड़ा इम्प्रूव हुआ है दिल्ली और आसपास इलाका। और तापमान दिल्ली का जो है 5-6 डिग्री 7 डिग्री तक चल रहा है। और बाकी नहीं, पंजाब में जो है रेड कलर का वार्निंग है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आज एक दिन के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच बसें संचालित नहीं करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कम दृश्यता और घने कोहरे के कारण बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद ये निर्णय लिया है।
पिछले कुछ दिनों के दौरान रात के समय घने कोहरे के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रात्रि के समय बसों के संचालन को नियंत्रित करने का फैसला किया है। निगम की ओर से जारी आदेश में क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को रात 8 बजे से 12 बजे तक बस अड्डों में रुकने और मौसम की स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। दृश्यता कम होने पर बसों को बस अड्डों या नजदीक के पेट्रोल पंप अथवा टोल प्लाजा पर रुकने का आदेश दिया गया है। यहाँ से बस संचालक आगे की यात्रा कोहरा छट जाने पर ही करेंगे। इसके अलावा अगले 1 महीने तक ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। श्री राजीव जैन के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जहरीली शराब दुर्घटना की जांच के सिलसिले में कल बिहार के सीवान और सारण जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने सबसे पहले अस्पताल का दौरा किया और बाद में जिले के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। आयोग ने कहा कि उसकी टीम राज्य सरकार द्वारा दिए गए राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी लेगी और साथ ही राज्य भर में जहरीली शराब बनाने के अड्डे खत्म करने के उपाय भी सुझाएगी। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को साइट एंड साउंड पत्रिका की शीर्ष 50 वैश्विक फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शौनक सिंह का प्रख्यात वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ्स को भी शामिल किया गया है। आरआरआर फिल्म इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने विश्वविद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले वर्ष सत्ता हासिल करने के बाद कट्टरवादी इस्लामिक संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में उदारवादी शासन के वायदे के बावजूद महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार को कुचलना जारी रखा है। न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमरीका और ब्रिटेन ने तालिबान के इस निर्णय की निंदा की है। मुंबई में 5वें और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 54 रन से हरा दिया है। इसी के साथ मेहमान टीम ने श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 142 रन पर सिमट गई। भोपाल में 6ठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत विश्व चैंपियन निकहत जरीन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले दौर में कल तेलंगाना की निकहत ने 50 किलो वर्ग में तमिलनाडु की एलए अबनिया को और पंजाब की सिमरनजीत ने 60 किलो वर्ग में लद्दाख की निलजया एंगमो को हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोक सत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, मोटे अनाज के लिए जन आंदोलन चलाया जाए। संसद भवन में कृषि मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित विशेष मिलेट्स लंच की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है, मोटा अनाज खाएं और इसे बढ़ावा भी दें सांसद। वीर अर्जुन के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, नई पीढ़ी के हथियारों से लैस हो रहा है भारत, सरकार ने संसद की उच्चस्तरीय समिति को दी जानकारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, दुश्मनों के लिए प्रलय बनेगी स्वदेशी मिसाइल, सेना को जल्द ही मिलेगी 150 से 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चीन में फिर कोरोना का कहर, 60% आबादी पर मंडराया खतरा, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 से बिगड़े हालात, हालांकि भारत सुरक्षित। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, देश में मोबाइल निर्यात 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 110% की बढ़ोतरी हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, बायबैक नियमों में बदलाव, सेबी की मंजूरी, स्टॉक एक्सचेंज रूट से होने वाले बायबैक नियमों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। दैनिक भास्कर ने भास्कर खास शीर्षक से लिखा है, अमेरिका में टेलीविजन का सुनहरा दौर खत्म, 40% दर्शक घटे और एंटरटेनमेंट कंपनियां कर्ज में। देशबंधु के खेल पन्ने की खबर है, एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने बैंकॉक में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 20 कांस्य पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस साल अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य जोड़े गए। मौसम विभाग ने शनिवार तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी। एसएस राजामौली की फिल्म RRR वर्ष 2022 की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल।
और अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की विश्वविद्यालयी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।